चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिला योजना समिति, दैट इज DCP, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे यह पंचायती राज मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर नोट में अपने कॉपी में पेन के साथ लिख लेना है कि जिला योजना समिति का गठन 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल नंबर 243 ZD के तहत प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इनका काम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक तथा विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिली जुली योजनाएं तैयार करें। तो याद रखना, जिला योजना कमेटी की जो मेनली जो इनका काम है, इनका माध्यम होता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों से रिलेटेड है, याद रखना है, ठीक है। शहरी और जिला योजनाएं जो भी बनती हैं उससे संबंधित तो दोनों, ठीक है, यानी ग्रामीण वरना ग्रामीण लगा के चले आओ, तो ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर यानी कि ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे विकास योजनाओं की पहचान करें और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उसी के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजनाएं तैयार करें। तो पंचायती राज संस्था में आप जानते हैं 3 स्तर होते हैं। पहला ग्राम लेवल का ग्राम सभा है, दूसरे पर देखेंगे तो पंचायत समिति जिसको ब्लॉक स्तर पर कहा जाता है, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो वहीं पर यह बात बताई जा रही है कि तीसरे स्तर ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी होती है कि वह विकास योजनाओं की पहचान करे और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उनके अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजनाएं तैयार करें। जैसे कि जानते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे यहाँ का जो सचिव होता है वह ग्राम विकास अधिकारी होता है, जो UPSSC के माध्यम से सेलेक्ट होके जाते हैं। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी, जनरली इन लोग इनको सेक्रेटरी बोलते हैं, जिनके अंडर में लगभग 2 से अधिक जो है देखेंगे, एक तो कम गांव ही रहते हैं, एक गांव में एक प्रधान होते हैं, ठीक है। तो प्रधान, गांव के प्रधान यानी मुखिया जो होंगे, प्लस जो सेक्रेटरी होंगे ग्राम विकास अधिकारी, यही लोग मिलकर तय करते हैं वहाँ की गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कि कहाँ पर कौन सी योजनाएं जो है वो बनाई जाएं जिससे कि गांव का विकास हो। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जिम्मेदारी जो है पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम स्तर को सौंपी गई है पंचायत को, ठीक है। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का पार्ट। हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने की पहल की है। कई मामलों में इसके लिए उन्हें सरकार से सहायता अनुदान भी प्राप्त हुआ है। तो सिंपली जैसे कि आप जानते हैं जो गैर सरकारी संगठन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, NPO वगैरह, जैसे कि जानते हैं कुछ लोग वृक्षों को लगाने का काम करते हैं, तो अपनी अपनी संस्था होती है जिसको कि सरकार से उनको ग्रांट वगैरह भी प्रदान हो जाता है ना। ग्राम सभा में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1986 ईस्वी में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया दैट इज पार्टी और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी कार्ट को मिलाकर एक नोडल एजेंसी दैट इज लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन किया गया। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट बन रहा दोस्त, लिखिए आप लाइन में, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद कार्ट का गठन कब हुआ? 1986 ईस्वी में। और किन किन को मिलाकर बना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया प्लस काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एंड रूरल टेक्नोलॉजी, और इसकी एक नोडल एजेंसी मिलाकर बन गई लोक कार्यक्रम। तो यही सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे।
तो याद रखना है कि लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का गठन कब हुआ है? वर्ष 1986 में, जहां PADI की स्थापना यानी पाडी, तो इसकी स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी। ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी। वहीं जो CART का गठन, दैट इज कार्ट का गठन 1982 ईस्वी में प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकियों को स्वैच्छिक एजेंसी के अवसर पर लाकर उन्हें ग्रामीण तेजी में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुआ था। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी कार्ट की, और उसके बाद आप देख रहे हैं उसके पहले जो है CART का गठन भी 1982 में। तो इन दोनों के बाद में मिलाकर क्या बना दिया गया? कापार्ट बना दिया गया। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1986 में हुई है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने पेन के साथ कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आप बुक अगर एग्ज़ाम के पहले आप चलेंगे पढ़ने तब तो आपके लिए फिर मुख्यतापूर्ण होगा। नोट बनाते चलिए, यही सब काम चीज़ें होंगी आपकी। कापार्ट का मुख्य कार्य है कि कार्यक्रम के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना जो SGSY और SGRY ग्रामीण आवास और पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। कापार्ट का अध्यक्ष केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। तो कापार्ट की स्थापना आप जानते हैं 1900 कब हुई है? अभी पढ़ के आ रहे हो, 1986 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। ग्राम विकास राज्य मंत्री इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। तो याद रखना है, कापार्ट का मुख्य कार्य है कि जो कार्यक्रम के बजट में से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करता है जो SGSY यानी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो याद रखना है, कापार्ट का जो मुख्य कार्य है ये होता है ऐसी संस्थाओं को धन हस्तांतरित किया जाता है जो कि संपूर्ण जो आपका चाहिए संपूर्ण रोजगार योजना हो, या आपका SGSY दैट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो, इनको जो है वो धन जो है हस्तांतरित करना है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्था के स्तर पर लेखा और लेखा परीक्षा के रखरखाव को सुदृढ़ करना होता है। 11वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जिन ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं वे इस काम को अनुबंध के आधार पर करवा सकती हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष 4000 रुपये व्यय कर सकती है। अगला पॉइंट है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इनको अच्छे से आपको। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1952 ईस्वी में लागू किया गया, जो पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम था जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम याद रखना है। ठीक है, यहाँ डेट नहीं दिया है, डेट आप लिख लो 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। मान लो कभी एग्जाम में डेट भी पूछ ले, वैसे ईयर ही पूछा जाता है अधिकतर। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना। वैसे उद्देश्य आप देख लो, जो आपसे पूछा जाने वाला तथ्य होगा वही होगा कि यह कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को। तीसरा है कि खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। अगला पॉइंट आते हैं, प्रारंभ में इसमें 55 परियोजनाएं शामिल थीं। किसमें? ग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम में।
कितनी? 55, जिसमें अनेक तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे जो कि कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, आवास और ग्रामीण संचार आदि की विकास के लिए थे। अक्टूबर 1953 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं प्रारंभ की गईं, जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम थी और सीमित आर्थिक प्रावधान अधिक थे, जिससे विकास कार्य व स्व-सहायता प्रयासों के आधार पर आगे बढ़े। तो याद रखना है, राष्ट्रीय जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा 2 अक्टूबर 1952 का रहा है और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं जो है अक्टूबर 1953 की। प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 3 वर्ष के लिए शुरू किए गए थे, जिसमें प्रत्येक विकास खंड के लिए कृषि, पशुपालन, ग्रामीण संचार और सामाजिक शिक्षा परियोजना पर ध्यान रखते हुए 4.5 लाख रुपए का प्रावधान था। कब से कोई मतलब नहीं, जो करंट की सिचुएशन होगी वही आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बस आप पढ़ लीजिए इसको। 3 वर्षों के पश्चात जो खंड राष्ट्रीय विस्तार सेवा में थे उन्हीं सामुदायिक विकास कार्यक्रम खंडों में रूपांतरित किया गया, जिसमें सहकारिता, स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामीण उद्योग, आवास इत्यादि अन्य गतिविधियों के साथ कृषि में सघन विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 15 लाख रुपए प्रावधान 3 वर्षों तक के लिए था। पहली बार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हुई और इसकी विकास की गतिविधियां मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की राजस्व एकत्र करने की गतिविधि से पूरी तरह से भिन्न थी। विकास को जन केंद्रित माना गया, नियोजन के महत्व और विकास की अंतर विषयक प्रयासों को भी पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अंतर विषयक प्रयासों को भी पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति और तकनीकी और प्रौद्योगिकी आदानों के संयोजनों को भी महत्व दिया गया। कृषि में नई तकनीकों को लागू किया गया और इसका विचार ये था कि ये तकनीकें पारंपरिक तकनीक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। इसके परिणाम स्वरूप कृषि ऋण सहकारी समितियां, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, दवाखाने, मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र आदि संस्थाओं की स्थापना हुई। चलिए अगला पॉइंट है आपकी हरित क्रांति की अवस्था। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनेक कार्यक्रमों का एक समुच्चय है। यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलाग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि विश्व क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? हरित क्रांति के। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं ये हैं नॉर्मन बोरलाग। साथ ही साथ अगर आपके भारत में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको लगाना होता है एमएस स्वामीनाथन। तो दोस्तों यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। इन बीजों को उचित सुविधा एवं संरक्षण मिलने पर इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण बोरलाग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एमएस स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया था तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। तो 2 पॉइंट बने आपके। पहला तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन, तो नॉर्मन बोरलाग। और वहीं पे अगर पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो एमएस स्वामीनाथन। दैट्स इट। प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया तथा 1966 ईस्वी से इसे पूरे देश में लागू किया गया। तो याद रखना है कि हरित क्रांति पूरे देश में कब से लागू हुई है? वर्ष 1966 ईस्वी में। हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति के जनक रहे हैं नॉर्मन बोरलाग। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय पीरियड रहा 1956 से 61, इसके अंत को कृषि उत्पादन के ठहराव और खाद्यान्नों की कमी को से पहचाना जाता है। किसको? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। फोर्ड फाउंडेशन टीम की रिपोर्ट ने
कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की आवश्यकता की रूपरेखा प्रदान की। कौन सी? फोर्ड फाउंडेशन टीम। कब की है ये? 1962 ईस्वी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक भारत की खाद्यान्न समस्या और उसके निराकरण के लिए उठाए गए, इसके द्वारा कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता की रूपरेखा प्रदान की गई। अब यहाँ पर इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, लेकिन आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कृषि उत्पादन के ठहराव और खाद्यान्नों की कमी से पहचान जो है, जो पंचवर्षीय योजना रही सबसे ज़्यादा, है ना, कृषि उत्पादन का ठहराव और खाद्यान्नों के लिए जानी जाने वाली जो रही है, वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही। बस ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगला है, रिपोर्ट ने यह भी प्रस्तुत की कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिलों से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे उत्पादन में तत्काल और उल्लेखनीय वृद्धि हो सके। किसकी रिपोर्ट रही? तो यह रिपोर्ट फोर्ड फाउंडेशन टीम के द्वारा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय पीरियड रहा 1961 से 66। पहले का कौन सा रहा? तो 6, 5, 11 यानी 56 से कितना होगा? 61 होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली, जिसमें कृषि उत्पादन को बहुत महत्व दिया गया। इसकी वजह से ग्राम विकास में प्रौद्योगिकी अवस्था प्रारंभ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सघन कृषि विकास कार्यक्रम और अधिक उपज किस्मों के कार्यक्रमों को शुरू किया गया। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1961 ईस्वी में और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1964 ईस्वी में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट आपका यहाँ पर बन रहा है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया है? वर्ष 1961 में। वहीं पर सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को वर्ष 1964 में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया। दैट्स इट। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया और बाद में इसे 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तारित किया गया। इस कार्यक्रम ने मुख्यतया 3 हिस्सों पर ध्यान दिया, जिनके नाम कृषि उत्पादन में अधिक निवेश, कृषि उत्पादों की अधिक कीमतें और आधुनिक प्रौद्योगिकी आदान थे। तो याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बनने वाला है। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1961 में लागू किया गया, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1964 में। और सघन कृषि जो विकास कार्यक्रम रहा, इसके तहत जो है शुरुआती दौर में जो विस्तारित किया गया था 15 राज्यों के 16 जिलों में किया गया था। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना, कम से कम ईयर आप जरूर याद रखिए कब स्टार्टिंग की गई। यद्यपि सघन कृषि विकास कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की अच्छी फसल की पैदावार में सहायक हुए, पर इन दोनों कार्यक्रमों में फसल की नस्लों पर उर्वरक का कम प्रभाव था। वर्ष 1963 ईस्वी में उच्च श्रेणी के बीजों को अपनाए जाने में वृद्धि हुई, जो गेहूं की मैक्सिको की किस्मों और धान की ताईचुंग की स्थानीय किस्म की परिचय हुई। मैक्सिको के बीज में सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता पाई गई, जबकि मौजूदा किस्म की पैदावार 1.2 टन थी। एक और परिवर्तन आई, R8 धान और उच्च पैदावार किस्मों जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का को अपनाने से आया। तो याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि R8 क्या है, तो धान की एक किस्म है। ठीक है, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को इस तरह से तैयार किया गया कि वे पानी और उर्वरक के प्रति संवेदनशील हों। अपितु इन बीजों ने कीटनाशकों के उपयोग को आवश्यक बना दिया, क्योंकि कीड़ों और खरपतवारों से उनकी बहुत क्षति होती थी। उच्च पैदावार वाली किस्मों का कृषि की कीमतों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। इसने विशेष रूप से जमीन की एक इकाई की कीमत बढ़ा दी, लेकिन उत्पादन की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि को नहीं बढ़ाया। तकनीक के उपयोग के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक आदानों के उपयोग से गैर श्रमिक बाजार की तरफ झुकाव हुआ। देखते चलिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको ज़रूर किया जाएगा, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, आप उसको नोट जरूर कीजिएगा दोस्त। हरित क्रांति संभावतया ही चयनशील
और विशिष्ट लक्ष्य की योजना थी। यह प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर अनुकूल प्रारंभिक परिस्थितियां मौजूद थीं, जैसे कि सिंचाई की सुविधा। इसके अतिरिक्त गेहूं के संरक्षण की तकनीक भारतीय स्थिति में चावल और अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सफलतापूर्वक अपनाई गई। तो याद रखना है आपको दोस्तों यह बात कि हरित क्रांति का विशेष जो प्रभाव पड़ा रहा है गेहूं और चावल से संबंधित रहा है। प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। यह योजना प्रारंभिक अवस्था में संपन्न किसानों के लिए थी जो नई तकनीक के निवेश में करने में सक्षम थे। इतने बड़े किसानों को यांत्रिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिसमें ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर का उपयोग शामिल था। अतः नई तकनीकी के उपयोग से श्रमिकों में वृद्धि और श्रमिकों का पलायन दोनों हुआ। पंजाब और हरियाणा में श्रमिकों की मौसमी मांग में वृद्धि की आपूर्ति देश के मध्य और पूर्वी भाग के श्रमिकों में पलायन से हुई। हरित क्रांति के असमान वितरण के फलस्वरूप देश के कुछ हिस्सों जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न में वृद्धि हुई थी। विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति की वजह से संभव हुआ, जिससे इसी तरह से तैयार किया गया था कि किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए आकर्षित हों। उसी समय उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए आवश्यक आदान जैसे कि उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, ट्यूबवेल और ट्रैक्टर के लिए पर रियासत दी गई, जिससे किसान इन आदानों के लिए उपयोग में प्रोत्साहित हुए थे। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तथ्य होगा उस पर जोर दिया जाएगा, आप उसको जरूर नोट कीजिएगा। हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं तक ही सीमित थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गेहूं तक ही सीमित थी। बाद में इसे चावल तक विस्तारित किया गया। चूंकि हरित क्रांति पैमाने के प्रति उदासीन थी, यह संसाधनों के प्रति उदासीन नहीं थी। तो याद रखना है विशेषकर गेहूं से संबंधित सबसे पहले रहा हरित क्रांति, इसके बाद चावल। यही पॉइंट आपसे पूछा जाता है। संपन्न किसान जिनके पास बेहतर आदान जैसे कि सिंचाई और उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि खरीदने की क्षमता थी, छोटे या सीमित किसानों की तुलना में उच्च पैदावार किस्मों को अपनाकर अधिक लाभान्वित हुए। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित आपने 2-3 तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। पहला तो इसकी शुरुआत कब हुई है, तो वर्ष 1966 ईस्वी में। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत में हरित क्रांति की जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन लगाना, और पूरे विश्व का पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग लगाना है। विशेषकर किस पे बल दिया गया है, तो गेहूं और चावल से संबंधित रहा। दैट्स इट। इतना ही पूछा जाना हरित क्रांति से प्रश्न जो बन सकते हैं। क्षेत्र विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम। वर्तमान में भारत के पास विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% भाग को सहारा देता है। भारत में विश्व के चारागाहों का 0.5% हिस्सा है, पर इसके पास विश्व की 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। कहने का मतलब जो पूरे विश्व का आपका मानचित्र है, पूरा जो भूखंड है पूरा संसार का, इसमें जो भारत का है, भारत का क्षेत्रफल जो है आप देखेंगे तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और वहीं पर जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन परसेंटेज है पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 17.5% भाग अपने प्यारे भारत का है। वहीं पर चारागाहों में अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में जितना प्रतिशत चारागाह का एरिया है, क्षेत्र है, इसमें 0.5% भारत का है, जिसमें कि पूरी दुनिया में दुधारू पशु का 18% दुधारू जो है यहाँ पर अधिक हैं। आगे बढ़ते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1773-74 में आरंभ हुआ। याद रखना है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब का है, 73-74 का है, जो ऐसा पहला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना था। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कब का है, 73-74 का। इस कार्यक्रम को फसल उत्पादन, खाद्यान्न संचय और भूमि उत्पादकता पर सूखे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए तैयार किया गया था।
इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सकल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण जनसंख्या के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्यधारा में शामिल करना था। तो सूखा प्रवण कार्यक्रम जो रहा वो कब का रहा, तो याद रखना है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 73-74 को। यही सब आपसे पूछ लिया जाएगा, फैक्ट याद रख के चलना है, नोट करते चलिए। मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब का है, तो यह 77-78 में आरंभ हुआ है और इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकीय संतुलन को ठीक करने, भूमि और जल का संरक्षण करना था, जिससे रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को नियोजन के माध्यम से मिटाना था। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब का है, 77-78 का। ठीक है, ये सब ईयर आप लिखते चलिए अपने कॉपी में, यही सब पूछा जाने वाला है। समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम कब का है, तो 89-90 में है और सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया, जो ग्रामीण अथवा सूक्ष्म जल भंडारण योजना पर आधारित था। तो IWDP कब का है, 1989-90 का। 1993-94 ईस्वी में प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण TDDET योजना प्रारंभ की गई थी, जो प्रति भूमि को विकसित करने के लिए तकनीक को प्रदर्शित करती है। तो प्रति भूमि को विकसित करने के लिए तकनीक को प्रदर्शित करने वाला जो प्रशिक्षण रहा, कार्यक्रम रहा, योजना रही, वह कौन सी रही है, तो प्रौद्योगिकी विकास विस्तार और प्रशिक्षण योजना, जिसका प्रारंभ 1993-94 में किया गया था। निवेश प्रोत्साहन योजना 94-95 में। तो वन रहित भूमि को विकसित करने में कारपोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना को, जो वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए थी, 90-91 में प्रारंभ किया गया। इसके दो उद्देश्य वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार करना और पारिस्थितिकीय संतुलन को ठीक करना था। तो राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना अब की है, तो 90-91 में प्रारंभ किया गया। याद रखना, यही सब फैक्ट पूछा जा सकता है। दैट्स इट। वर्षा पोषित क्षेत्रों को अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल विभाजक विकास कोष की स्थापना 2002-01 में नाबार्ड के तहत 200 करोड़ की राशि की साथ स्थापना की गई थी। तो याद रखना है, जल विभाजक विकास कोष की स्थापना 2002-01 में 2000 ईस्वी में की गई है। ठीक है, 2000 अगर 1 लिखा होता तो फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, तो याद रखना है 2002-01 में की गई है जल विभाजक कोष। अब पूछा जा सकता है इस किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना है नाबार्ड के अंतर्गत है। ठीक है, नाबार्ड के अंतर्गत। अगला है, योजना आयोग ने 1997 ईस्वी में वर्षा पोषित क्षेत्रों के विकास के लिए 25 वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया और इस योजना ने सहभागिता के तरीकों द्वारा जल संरक्षण, विकास और सूक्ष्म जल संभरण में उचित तकनीक के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया है। तो जो जो पॉइंट बताया जा रहा है उसको नोट करते चलिए। ठीक है, इससे बाहर इसी में से सब आ जाएंगे, देखना है, इससे बाहर कुछ नहीं होंगे। पूरी बुक को अच्छे से कवर कर लेना है। जिस तरह PT के में हमने बताया था कि अच्छे से कवर चलिए, उससे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। अब 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं 100 में, कहीं से भी कवर करो, तो उसकी बात मैं नहीं करता। जिसने घटना चक्र अच्छे से कवर कर लिया उसका तो कल्याण हो ही जाएगा। ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार, लाभार्थी दृष्टिकोण। क्षेत्र विकास योजनाओं के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या के गरीब वर्गों, जिसमें मुख्यतः सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के श्रमिक शामिल थे, इनको सीधे लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों की एक अन्य धारा विकसित की गई। वर्ष 1971 ईस्वी में 2 नए कार्यक्रम, जिनका नाम लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA और सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी थे, उन्हें अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की सलाह पर लागू किया गया। तो याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका फैक्ट यहाँ पर बन रहा है कि लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी का जो प्रारंभ किया गया है वह वर्ष 1971 ईस्वी में। ठीक है, ये 2 नए कार्यक्रम, इनको याद रखने हैं। इनकी शुरुआत को आगे बढ़ते हैं। इन योजनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वो ग्रामीण समाज की संख्यात्मक रूप से बड़े, आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाना। किसको? गरीब वर्ग को।
लघु कृषक विकास एजेंसी की प्राथमिक भूमिका लाभार्थियों को पहचानना, उन्हें सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करना था तथा उन्हें इन सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदान पर धन और आदान वितरण की सुविधा उपलब्ध कराना था जिससे वे उपयोग कर सकें। अगला पॉइंट है आपका सीमांत किसान। तो सीमांत किसान और कृषक एजेंसियों की भूमि सीमांत किसानों और कृषकों के लिए रोजगार उत्पन्न करना, विशेषता ग्राम उद्योगों और सहायक रोजगारों के माध्यम पर केंद्रित थी। नेक्स्ट पॉइंट है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड रहा है, कार्यकाल जो रहा है वह 1980 से 85। ठीक है, तो ईयर भी पूछा जाता है, याद रखना है 1980-85। ठीक है, अगर पंचवर्षीय योजना का डिटेल में थोड़ा देखना है तो पीटी के माध्यम से मैंने करवाया था, हैंड रिटन में नोट पड़ा होगा चैनल पर, जो उसमें अर्थव्यवस्था वाले में। ठीक है, चलिए छठी पंचवर्षीय योजना, इसको स्पेशली करवा दिया जाएगा, बस आप पहले बुक को अच्छे से कवर कर लीजिए, इसी में सारे फैक्ट छुपे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 80 से 85 और इसके दौरान इन दोनों योजनाओं को समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जो देश की 1818 विकास खंडों में लागू हुई थी। तो याद रखना है, दोनों जो योजनाएं रही हैं इनको समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो सम्मिलित कर लिया गया। पहला है लघु कृषक विकास कार्यक्रम, दूसरा है सीमांत कृषक और श्रमिक एजेंसी। ठीक है, इनको आप दोनों को प्लस करिए और जी इक्वल टू कर दीजिए आप समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम की, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज होगा आपका सुनिश्चित रोजगार योजना को गैर कृषि के मौसम में श्रम वाले कार्यों के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया। प्रारंभ में यह योजना मांग के अनुसार चलती थी, लेकिन वर्ष 1999 ईस्वी से राज्यों को गरीबी के आधार पर संसाधन आवंटित किए गए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 2001 में जो है सुनिश्चित रोजगार योजना के एक हिस्से के रूप में देश के 845 सूखा प्रवण क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। तो याद रखना है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जरूर याद रखना, पूछा जाता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य रहा वो खाद्य सुरक्षा को मजदूरी रोजगार से जोड़ना था। काम के बदले अनाज, देखने में ही लग रहा है काम के बदले काम करो, उसके बदले अनाज। ठीक है, तो मजदूरी रोजगार से जोड़ना था खाद्यान्न सुरक्षा को। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आज जान रहे हैं, आजकल खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोगों को क्या है, फ्री राशन आजकल मिल रहा है, चल रहा है वितरण अपना। चलो, तो याद रखना है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001 का रहा है, 2001 का। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट है आपका ग्राम विकास कार्यक्रमों की तत्कालीन स्थिति और उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या रही हैं, आइए देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय पीरियड जो रहा है वह 1997 से 2 यानी 7/5/97 से 2002 के अंत व 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास की इन योजनाओं का पुनर्गठन और विलय किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा उसकी सहयोगी योजनाओं ट्राइसेम द्वाकारा का पुनर्गठन और विलय करके नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को बनाई गई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या फैक्ट निकल रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया है, इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को। SGRY फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, SGRY का फुल फॉर्म क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। साथ ही साथ इसकी शुरुआत कब हुई है, 1 अप्रैल 1999।
और इस योजना का मूल उद्देश्य रहा है कि रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक आर्थिक ढांचे का सृजन और गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा प्रावधान। तो बस आपसे जो पूछा जाता है वही पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई है, तो दैट इज 1999 1 अप्रैल। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गरीबों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली संपदा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो अगला आपका वीडियो पार्ट होगा चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसमें कि भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम का घटनाक्रम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, और इसी के तहत अगले यानी पार्ट के साथ पार्ट नंबर 3 के साथ चैप्टर 1 पूरी की तरह जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।